बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर तर और पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से, जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ और फिस्तायत के साथ, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और हर आने वाला दिन पाकिस्तान को मज़ीद डिक्लाइन की तरफ, ज़वाल की तरफ लेकर जा रहा है। ड्राइंग रूम्स में अगर आप ड्राइंग रूम्स की डिस्कशन देखें, वहाँ के ठाट बाट देखें, वहाँ के बड़े बड़े खाने देखें, बड़े बड़े मुनक़िद हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, गपशप हो रही है, बहुत हाई टी चल रही है, उसमें आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के अवाम पिस चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम जुल्म और सितम का शिकार हैं। वहाँ पे आप जितने भी बड़े बड़े उजले उजले चेहरे देखेंगे, बड़े खुशो खुर्रम और तुमतराक के साथ नजर आएंगे और फिर उनकी तस्वीर भी जारी की जाती हैं कि जनाब हम अपने तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और उन तस्वीर की बुनियाद पर फिर आगे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल दूसरी नौइयत के हैं और वहाँ पे इन तस्वीर का कोई असर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है, एक मेजॉरिटी 25 करोड़ का मुल्क है, वहाँ पे उनको कोई आने वाला दिन जो है पिछले 28 माह से उसमें सुख का सांस उनको नहीं मिला। बहरहाल एक तरफ इमरान खान साहब हैं, इसी निज़ाम के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं और 1 साल से जेल के अंदर हैं, मुक़य्यद हैं, बेगुनाह हैं और बेशुमार मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उनकी अहलिया भी गिरफ्तार हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं वो भी जेल में हैं और उनको भी इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं। तो सीनियर लीडरशिप जेल में पड़ी है, जेल के अंदर गल सड़ रही है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही और उन्हीं के वोट बैंक से इस वक्त पार्टी जो है वो एंजॉय कर रही है और खा वो सूबाई असम्बलियाँ हों, खा वो कौमी असम्बली हो, मराआत भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान, जिनका विजन बहुत बड़ा, जिनका मकसद बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर हर रोज कोई ना कोई बगावत हो जाती है, कोई ना कोई कू हो जाता है, कोई नाराजगी, कोई लड़ाई, कोई इस तरह से होता रहता है। अभी लेटेस्ट जो है वो हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दिया है और इंतहाई काबिल एतमाद समझे जाते हैं इमरान खान साहब के और बहुत अरसे से रूपोश खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, पिछले दिनों नजर भी आए और फिर 13 अगस्त की शाम वो रैली में भी नजर आए लाहौर की सड़कों पे और वो और शौकत बसरा साहब। लेकिन कल उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से मेरी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही कोई डील की है और ना ही कोई डील की है और मेरी नकलो हरकत पर भी बहुत सख्ती है और मैं अडयाला नहीं जा सकता। पंजाब की तंजीम में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही जिद। इनमें अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिनमें मेरिट की बजाय लॉबिंग और इमरान खान तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। इस पर उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही साथ उन्होंने चौधरी असगर जो हैं उनका भी दिफा किया, चौधरी असगर गुज्जर का, लाहौर के सदर, उनका भी दिफा किया और उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी के बगैर उनको भी हटा दिया गया। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि मेरे कलम से या मेरी पंजाब की सदारत के दौरान मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं मेरिट को पामाल करूं और वो लोग जो परफॉर्म भी कर रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं उनको सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई कर दूं कि उनकी आवाज खान साहब तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए जनाब उन्होंने इस बात से मुकम्मल तौर पर एक नाराजगी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूं और इमरान खान का कारकुन हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह। इस पर उमर अयूब साहब ने ये कहा कि जनाब हमाद अजहर के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि हमाद अजहर, आपने पार्टी और इमरान खान के लिए अनथक मेहनत की है, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। हमाद अजहर ने जवाबन ये कहा कि हमाद अजहर ने वापस उमर अयूब को कहा कि आपने मुझ पर एतमाद किया, उसका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, लेकिन मेरा फैसला पुख्ता है, ऐसे हालात में मज़ीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी है। ऐसे पैगाम रसां के जरिए गुजारा मुश्किल है जब तक कि पार्टी के सरबराह तक
खुद रसाई न हो। लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब मुलाकात होगी तो तब बात होगी, उससे पहले मेरा कोई इम्कान नहीं है कोई बातचीत करने का। तो ये तो है इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर के मामलात। अब देखते हैं कि कब हम्माद अजहर साहब जो हैं वो अडयाला जेल तक रसाई पाते हैं और सूरत हाल होती है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक बहुत कदावर शख्सियत और सबसे मकबूल और लीडर हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में, उनकी जेल में होते हुए इस तरीके से जो पार्टी लीडर हैं वो आपस में इस तरीके से लड़े तो उस कौमी कॉज को जो कि इमरान खान कर रहे हैं बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और पहुंचेगा। बहरहाल देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि ये तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो पार्टी के अंदर चल रहा है उसका भी आपको खबर तक पहुंचानी होती है, क्योंकि पीटीआई के इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और पूरी दुनिया की नजरें पीटीआई पर लगी हुई हैं। अब आते हैं जनाब एक और खबर की तरफ, और वो है जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल की साबिक अकरम साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर असिस्टेंट की गिरफ्तारी, फिर 2-4 और रिटायर्ड अफसर पकड़ लिए। अब क्योंकि सारा मामला है इमरान खान को तोड़ने का, उनके असाब तोड़ने का, उनके पर नफसियाती हमला करने का, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये किया गया है कि अडयाला जेल में जो है वो इमरान खान की जो सिक्योरिटी है और इमरान खान साहब के सेल की जिस काल कोठड़ी में उनको डाला गया है उसकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, और सिक्योरिटी पर तैनात अहलकारों की कड़ी निगरानी की जा रही है, और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे, यानी कि डबल चेक कर दिया गया है। और क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेल में है और वो कैद तन्हाई में है, वो अलग हैं, बुशरा बीबी अलग हैं उनका, तो इमरान खान साहब जिस सेल में है वहां पे कोई और कैदी नहीं है राइट लेफ्ट में, वो आपने तस्वीर देखी है आपको मालूम है। तो लिहाजा वहां पे अब डबल चेक कर दिया गया है, डबल सिक्योरिटी तैनात कर दी, सिक्योरिटी इदारों के अहलकार भी वहां पे लगा दिए गए हैं। यानी हो सकता है इंटेलिजेंस इदारों के और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको वहां पे भेजा गया हो। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा, और जेल समात के दौरान जेल में अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत की गई है। और ये कहा गया है कि जेल के अंदर रिहाइश पजीर अहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी, और सिक्योरिटीदारों ने जो गुज़श्ता दौर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को तहवील में लिया था, और मोहम्मद अकरम पर इमरान खान के लिए जासूसी, पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया था। असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट बलाल से भी सिक्योरिटीदारों ने गुज़श्ता रात पूछताछ मुकम्मल कर ली थी। तो ये चीज की गई है। अब जरा मैं आपको बता दूं कि अभी तक मोहम्मद अकरम को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया गया। अगर वो पुलिस की कस्टडी में होते, एफआईए की कस्टडी में होते, एंटी करप्शन की कस्टडी में होते, तो लाजिम था कि उनको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता, लेकिन उन्हें किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि वो सिक्योरिटी इदारों के पास हैं, वो मिलिट्री इदारों के पास हैं, और अभी तक उनके जो लवाहकीन हैं यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी अभी तक कहीं रुजू नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अगर आज ना हुआ तो मेरी इत्तला के मुताबिक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट के जो हैं वर्सा यानी कि वर्सा मीन उनके अजीज व अकारब, वो जो हैं वो फैमिली मेंबर्स रुजू करेंगे कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे या फिर किसी हाई कोर्ट से रजू करेंगे रिट पिटीशन के जरिए कि जनाब वो हैं कहाँ, इसके बारे में बताया जाए। अब एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें जी कि कल बुशरा बीबी से 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश दोबारा शुरू कर दी गई, और पुलिस की 6 रुकनी टीम जो है तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंची, और तफ्तीशी टीम की सरबराही एसपी सलीम फैसल ने की, और तफ्तीशी में एक खातून डीएसपी फौजिया भी शामिल थी। और इस टीम ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात के बारे में तफ्तीश की, और इसके साथ साथ 12 अगस्त को अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज की थी, क्योंकि उन्होंने वापस ले ली थी दरख्वास्त जमानत, और उन्हें कहा था कि जी हम शामिल तफ्तीश होते हैं, तो शामिल तफ्तीश हो गए और दरख्वास्त जमानत उन्होंने वापस ले ली थी इसलिए खारिज हो गई। अब जो है बाद अज गिरफ्तारी जो है दोबारा से दरख्वास्त फाइल की जाएगी। तो 12 अगस्त
کو یہ آخری سماعت ہوئی تھی اور کل پھر سماعت ہوئی۔ اس طریقے سے یہ کل تفتیش ہوتی رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے مقدمات بالکل ایک شیطان کی آنت کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں، اور جب چاہیں جس کو چاہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ خالی رکھے ہوئے صفحات۔ تو اس لیے دوسری جانب عمران خان صاحب کی سماعت بھی ہوئی جی کل، عمران خان کی اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی، کہ توشہ خانہ کیس میں جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس پہ کال اپ نوٹس جو ہے پہلا، وہ اس پہ عدالت مطمئن نہیں ہو سکی، اور ساتھ ساتھ گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ جیل میں قید ہے ملزم اور ان کا شامل تفتیش نہ ہونا یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اور پھر آگے جو سلمان صفدر صاحب پیش تھے، سلمان صفدر صاحب اور وہ پیش ہوئے جی، اور سماعت کے آغاز پر ہی سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ ہماری 3 درخواستوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، اور نیب نے کال نوٹس بھیجا تو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواستوں میں سے ایک پر 8 مارچ کو آخری بار سماعت ہوئی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ مارچ میں سماعت ہوئی، اپریل، مئی، جون، جولائی اور اب اگست آ چکا ہے، اس دوران سماعت ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ وہی ہے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کو بہت ڈیلے کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اب جلدی لگا دیا ہے، جو باقی محسن کیانی صاحب وغیرہ نے، جسٹس کیانی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ طلبی کے نوٹس کے بعد درخواست ضمانت دائر کر دی گئی، نیب کال اپ نوٹس کے علاوہ کچھ بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کو صرف ایک ہی کال اپ نوٹس ایشو ہوا تھا تو ملا تھا، تو سلمان صاحب نے بتایا کہ ہمیں صرف ایک کال اپ نوٹس ملا تھا اور اس میں بھی کچھ واضح نہیں تھا۔ اس پر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے یاد دہانی کے لیے دوسرا نوٹس بھی ایشو کیا تھا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے شامل تفتیش جو ہے میں تعاون نہیں کیا، تفتیش میں شامل نہیں ہوئے، اور جیل میں سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ عمران خان نے نیب پیشی سے انکار کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں وکلا کی موجودگی میں آپ سے بات کروں گا، پہلے میرے وکلا سے بات کروائی جائے پھر میں اس پہ کوئی گفتگو کروں گا، لیکن وکلا تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جیل میں قیدی ایک شخص کیسے تفتیش جوائن کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا نیب تمام 26 دن کے ریمانڈ میں اڈیالہ جیل تفتیش کے لیے جاتا رہا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ نیب کے وارنٹ 13 جولائی کی جادوئی تاریخ کو کیوں جاری ہوئے، اور اگر کیونکہ یہی اصل مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ نیب گرفتار نہ کرتا تو عمران خان جیل سے باہر آ جاتے، اور نیب کے کئی کال اپ نوٹسز تو ایسے ہیں جن پر ہم نے گرفتاری سے روکا ہے، تو نیب کا پہلا کال اپ نوٹس تو درست نہیں ہوا، دوسرا ہمیں دکھا دیں آپ نیب کے مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتاری کا جواز کیسے پیش کر دیں گے؟ یہ عدالت آج ہی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اور کیا نیب نے توشہ خانہ کے دیگر تحائف پر بھی کسی کے خلاف انکوائری کی ہے؟ اور اصل سوال تو یہی ہے کہ کیا کابینہ ڈویژن کی فہرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرایا ہے؟ اور نیب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، اور نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ آزادانہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب نے دیگر زیادہ مہنگے تحائف پر اپنی آنکھیں بند کیسے کیں، اور نیب نے صرف یہ کیسے پک کر لیا ہے؟ کیا نیب نے سیکرٹری کابینہ کے کردار کا تعین کیا ہے؟ اور نیب کو بلغاری اسٹیٹ کے تحفے سے متعلق کب معلوم ہوا؟ نیب نے پہلے ایک تحفے کو الگ کر کے کیس بنایا، باقی اب کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے سوال اٹھائے، اور اس پر جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب دیگر 56 تحائف کو الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی قانون میں اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب اگر دیگر تحائف کی بنیاد پر نیا کیس بناتا ہے تو قانون میں کیا چیز نیب کو روک سکتی ہے؟ اور یہ اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جیل میں قید ملزم کا تفتیش جوائن نہ کرنا میرے لیے حیران کن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ یہ جج کی ناکامی تھی۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے تفتیش میں عدم تعاون کے ساتھ اس کیس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، لہٰذا
समाअत जो है वो 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तो ये टाइम आउट, ये जो मामला है चूहे बिल्ली का खेल अभी जारी है, और यही वो सवालात हैं कि जो अदालत ने पूछे कि कितने अब तक नैब ने तोशाखाना के केसेस उठाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी की, यही केस क्यों बार बार पिक किया जा रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। बहरहाल बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।